नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सभी की जो इंतज़ार की घड़ी थी वो ख़त्म हो गई है। फाइनली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो आईटीआर फाइलिंग है वो चालू कर दी गई है। अब अपन आईटीआर 1 और 4 ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू अपन फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके चेक करोगे तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2023-24 की आईटीआर फाइल अपन कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने को डायरेक्टली कुछ नहीं करना, अपने को एक ऑफलाइन यूटिलिटी मिलती है वो अपने को डाउनलोड कर लेनी है। तो यहाँ से अपन अगर डाउनलोड पे जाएंगे तो यहाँ पे 23-24 सेलेक्ट करके अपने को आईटीआर 4 सेलेक्ट करके यहाँ पे यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड शीट अपने को डाउनलोड कर लेनी है, जो कि अपने को यहाँ पे जिप फाइल में डाउनलोड होगी। फिर अपने को यहाँ पे इसका अगर अपन यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में अपने को यहाँ पे एक माइक्रोज का ऑप्शन आएगा, तो अपने को अनेबल कर लेना है। अगर अपन उसको अनेबल नहीं करेंगे तो सीट काम नहीं करेगी, तो अपने को वहाँ पे अनेबल करके अप्लाई कर लेना है। मैंने ऑलरेडी अनेबल करके अप्लाई कर रखा है। और फिर अपने को ओके करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास यहाँ पे एक एक्सेल शीट मिलेगी, इसको अपन डायरेक्टली ओपन करेंगे और अपने पास ही यहाँ पे पूरी एक्सेल शीट खुल जाएगी। तो इस आईटीआर भरने के लिए अपने को मेन चीज़ अपने को फिलहाल ये देखना है, तो अपना 26 एएस देखना है। दूसरा अपने को जो एआईएस होता है वो अपने को यहाँ पर देख लेना है। तो अपन 26 एएस डाउनलोड करके अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि उसमें कुछ है तो नहीं। यहाँ पे मेरे केस में यहाँ पे कुछ नहीं है। दूसरा मैं आपको 26 एएस एक बार डाउनलोड करना सिखा देता हूँ। अपन इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे ई फाइल में इनकम टैक्स सेलेक्ट करके यहाँ पे व्यू फॉर्म 26 एएस पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो अपने पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे अपन एग्री करके प्रोसीड कर देंगे और यहाँ पे अपने को 26 एएस पे क्लिक कर देना है। जिस भी ईयर का अपने को 26 एएस चाहिए असेसमेंट ईयर, वो अपन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे व्यू डाउनलोड और करके एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पे अपन क्लिक कर देंगे तो अपने पास 26 एएस का पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। उसमें अपन देख लेंगे, उसमें अपनी टीडीएस की डिटेल सारी आएगी। अगर अपना कुछ टीडीएस होगा तो अपन वहाँ पे डाल देंगे। तो मेरे केस में कुछ भी टीडीएस है नहीं, तो अपन इसको रहने देते हैं। दूसरा अपने को एआईएस भी डाउनलोड करना है। तो एआईएस में आपको बता देता हूँ आपको कैसे चेक करना है। आपको यहाँ पे सर्विस पे जाना है। यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अपने को यहाँ पे एआईएस पे सिलेक्ट करके अपने को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद अपने को एक पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड में अपने को जो अपना पैन कार्ड होगा वो स्मॉल वर्ड्स में लिख के अपने को फिर अपना डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे डाल देना है। और फिर अपन अपना एआईएस भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये अपना एआईएस यहाँ पे आपके अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे डिटेल चेक कर लीजिएगा। तो अपन आते हैं अपनी एक्सेल शीट पे, जो अपनी यूटिलिटी है उस पर। यहाँ पे देखिए जो कॉमन डिटेल्स है वो आप मैनुअली भी एंटर कर सकते हो और यहाँ पे आप इंपोर्ट प्रीफिल पे क्लिक करके भी आप ऑटोमेटिक जो डिटेल है कॉमन डिटेल्स है ये आ जाएंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ जो ये प्रीफिल डेटा ये आप कैसे डाउनलोड करोगे। इसके लिए भी अपने को इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है। यहाँ पे आप इस फाइल पे सिलेक्ट कीजिए, फिर इनकम टैक्स फॉर्म रिटर्न पे जाके यहाँ पे आप नीचे देखिए डाउनलोड प्री फाइल डेटा यहाँ पे आपको दिखेगा। तो इस पे जाके अपने को 2324 सिलेक्ट कर लेना है और फिर अपने को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे अपनी जेएसएन फाइल डाउनलोड हो जाएगी और फिर वो अपन यहाँ पे इसके थ्रू इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपनी एक्सेल शीट यहाँ पे अपने को कॉमन डिटेल्स डाल के अपने को यहाँ पे अपने हिसाब से भी आपका एम्प्लॉयमेंट है आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अपने को यहाँ पे सिलेक्ट करना है सेक्शन 139, क्योंकि अपन ड्यू डेट से पहले अपन अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं। तो अपने को सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 अपने को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और नीचे फिर अपने को आना है। अगर अपन ने पिछले साल न्यू टैक्स रिजीम अपने सिलेक्ट किए थे तो अपने को यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज अपने को नो करना है। ऐसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नीचे की डिटेल आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे अगर आपने पूरे साल में 1 करोड़ से ज़्यादा कैश डिपॉजिट किया या विड्रॉ किया है, इसके अलावा आपने फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख से ज़्यादा खर्च किया है या फिर अपने 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल भरी है, तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेंगे, वरना अपन यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने को यहाँ पे अभी अपन कुछ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डेटा डाल रखे हुए, मैंने पूरी एक्सेल शीट यहाँ पे भर रखी है। अपने को यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं आएगा, अपने यहाँ पे कुछ डेटा अपन डाल भी नहीं सकते। अपने को सिंपली यहाँ पे बीपी पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अपना जो भी बिजनेस होगा, बिजनेस का नाम, जो अपना बिजनेस कोड होगा वो अपने को डाल देना है। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में कुछ डालना चाहिए आप डाल सकते हो, वरना इसको रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपका जो टर्नओवर होगा, अगर वो बैंक के थ्रू है या किसी ड्राफ्ट के थ्रू है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू है,
तो उसका जो टर्नओवर है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर आपका जैसे इसके अलावा अदर मोड में है, जैसे मान लीजिए अगर आपका कैश में है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे डाल दीजिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आप पॉइंट ए में अपना टर्नओवर दिखाते हैं तो आपको मिनिमम 6% यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, इससे कम आप नहीं दिखा सकते। अगर आप पॉइंट बी यानी एनी अदर मोड में अगर आप अपना टर्नओवर दिखाते हैं तो फिर अपने को यहाँ पे उसका मिनिमम 8% अपने को यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा आपको कि आप पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट भी पूरे तरीके से चेक कीजिएगा और अपना जो भी आपका कैश सेल हुआ है उसका आप पूरी तरह चेक कीजिए। उसके बिहाफ पे फिर उसके बाद में ही आप यहाँ पे डेटा डालिए और फिर अपने को यहाँ पे डेटा डाल देना है। इसके बाद अपने को नीचे आना है, यहाँ पे अपना प्रॉफिट ऑटोमेटिक वहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद अपने को यहाँ पे पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी, आपने ऑलरेडी फाइनेंशियल्स बना लिए होंगे, जैसे अपना कैपिटल अकाउंट हो गया, अपने एनेक्सर्स हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, अपना बैलेंस शीट हो गया, वो आपने ऑलरेडी बना लिए होंगे। तो आप वहाँ से अपना पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पे डाल दीजिए। इसके अलावा अपने पास जो भी डिटेल है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे कुछ डिटेल है यहाँ पे अपने डालना कंपलसरी है। तो एक मेरे केस में यहाँ पे क्रेडिटर्स है तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। इसके अलावा आपका कोई भी एसेट्स है, फिक्स एसेट्स, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। इन्वेंट्रीज जो है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। अपना डेटर्स होगा वो यहाँ पे डाल दीजिए। जो भी अपना इन्वेंट्री साल की लास्ट में बच रहा होगा 31 मार्च 2023 को जो भी अपना इन्वेंट्री बच रहा होगा वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। इसके अलावा जो अपना कैश इन हैंड है वो यहाँ पे डाल दीजिए। और जो भी आपका 31 मार्च 2023 को जो बैंक में बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस था, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। आपको याद रखना है कि आपका ये E11 से लेके E16 तक का पॉइंट है जो टोटल आएगा वो E18 से लेके E24 के टोटल का बराबर होना चाहिए। मतलब जो अपना E17 है वो E25 के इक्वल्स में होना चाहिए, इसमें डिफरेंस नहीं चलेगा। तो अपने को यहाँ पे मैच कराना है। इसके बाद अपना यहाँ पे फिर ऊपर जाके वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ये ओके नहीं आएगा, वरना ओके आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉब्लम शो कर देगा। तो अपन यहाँ पे अपनी शीट सही है तो अपन ओके करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपन आगे TDS की डिटेल्स पे। अगर अपने कोई भी पूरे साल में अपना कोई भी TDS कटा है तो अपना फॉर्म 26A में अपने को यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो अपने को वो यहाँ पे डाल देना है। जो भी अपना 26A में डिटेल्स होगी वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे अपना जो TDS है वो यहाँ पे शो कर जाएगा, तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर मेरे केस में कुछ भी नहीं तो मैं यहाँ पे रहने दे रहा हूँ। अगर आपके केस में हो तो आप यहाँ पे TDS की डिटेल डाल दीजिएगा। फिर अपने को वैलिडेट करना है और फिर अपने को नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अपन ने कोई चालान नहीं भरा था तो अपन इसको वैलिडेट करेंगे। अगर अपन ने कोई चालान ऑलरेडी भर रखा है तो अपन वो यहाँ पे उसका BSR कोड का अपने जमा किया था, उसकी डेट, सीरियल नंबर चालान का और अमाउंट, जितना अमाउंट अपन ने चालान का पे किया था वो यहाँ पे अपन डाल देंगे और वैलिडेट करके ओके कर देंगे। मेरे केस में मेरे क्लाइंट ने कोई भी चालान का पेमेंट नहीं किया था, कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं डाल रहा। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लिक करेंगे। फिर अपन आते हैं TCS पे। अगर आपको कोई TCS कटा हुआ है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए उसकी डिटेल। मेरे केस में यहाँ पे कुछ भी नहीं है फिर से, तो मैं इसको डायरेक्टली वैलिडेट करके आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अपने को टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन डिटेल्स पे आना है। अपने इनकम की बिहाफ पे अपना जो भी टैक्स बन रहा होगा वो यहाँ पे दिखा देगा। पर जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि मेरे क्लाइंट जो इनकम है वो 4,92,367 रुपये है। तो पहले के हिसाब से 5 लाख रुपए तक अपना कोई टैक्स नहीं लगता था। वो 12,500 रुपये का टैक्स बनता था, पर गवर्नमेंट 12,500 रुपये की रिबेट भी देती थी। तो इस कारण से अपना यहाँ पे टैक्स नहीं बनेगा मेरे क्लाइंट का। अगर आपका टैक्स बनेगा, अगर आपका 5 लाख से ऊपर इनकम है और आपने और टैक्स रिजीम चूज कर रखी तो आपका टैक्स बनेगा, वो यहाँ पे शो कर देगा। मेरे केस में मेरे क्लाइंट का कोई टैक्स नहीं बन रहा, तो यहाँ पे कोई डिटेल नहीं आनी है। इसके बाद अपने को यहाँ पे मिनिमम एक अपना जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे प्रीवैलिडेट करना ही पड़ेगा, चाहे आपका TDS रिफंड हो चाहे ना हो। बहुत से मेरे पास क्वेश्चन आते हैं सर हमारा TDS रिफंड तो है नहीं, तो अब हम ITR फॉर्म में अपनी बैंक डिटेल क्यों दे? भैया यहाँ पे अपने को देनी पड़ेगी। अपना आपके पास कोई बैंक अकाउंट आप उसकी डिटेल यहाँ पे डाल दीजिए, अपने को IFSC कोड और बैंक का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे IFSC कोड डालने के बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा और अकाउंट नंबर डाल के यहाँ पे टिक कर दीजिए। इसके बाद अपने यहाँ पे डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद अपन वैलिडेट करके अपन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ATD में मेरे क्लाइंट का कोई भी है, उन्होंने ATD में कोई क्लेम कर रहे हैं। अगर आपका कोई क्लेम हो तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आपका कोई भी क्लेम ना हो, ना आपका हो ना आपकी फैमिली का हो, तो आप यहाँ पे नोट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली पे क्लिक कीजिए। मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं, तो मैं नोट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली कर रहा हूँ। इसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे अपने को क्लिक करना है और ये ATG की आ गया। अगर आपने कोई भी डोनेशन वगैरह दे रखा है ऐसे NGO को जो सेक्शन 12 और ATG के अंडर रजिस्टर है, तो उसकी डिटेल अपने को यहाँ पे डालनी है। पर मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है और मेनली ITR फॉर्म में का जो भी क्लाइंट होता है उनके केस में होती ही नहीं ATG की कुछ डिडक्शन। तो यहाँ पे वैलिडेट करके अपन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर अपन यहाँ पे फिर इनकम डिटेल्स पे आएंगे
और यहाँ पे नीचे अपन आके देखेंगे जो अपन ने बीपी में जो अपन ने यहाँ पे इनकम डाल रखी है 4,92,367 रुपये, ये इनकम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद अगर आपकी कोई सैलरी वगैरह है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई सैलरी अगर आपने पूरे साल में कोई अर्न की हो तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे डाल दीजिए। इसके अलावा और भी अपना कोई इनकम होती है, जैसे मान लीजिए अपने अदर इनकम में एक सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आता है मेनली, तो वो अपन यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अपन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट फ्रॉम सेम बैंक अकाउंट के अलावा अगर अपने और कोई भी इनकम होती है, कोई फैमिली पेंशन होती है, कोई भी इनकम टैक्स रिफंड होता है, या फिर अपन ने कोई एफडी वगैरह कर रखी है उससे जैसे अपने को इंटरेस्ट मिला हो, अपना कोई प्रोविडेंट फंड हो, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मेरे केस में बस उसके क्लाइंट का जो सेम बैंक अकाउंट उस पर इंटरेस्ट मिला है 149 का, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ये ऑटोमेटिकली इस इनकम में ऐड हो जाएगा और नीचे आएगा। यहाँ पे देखिए जो टोटल है 4,92,516 रुपये मेरे क्लाइंट का प्रॉफिट आ गया है। इसके बाद अगर अपन एटीजी में एटीसीसीडी में कोई भी अपन ने क्लेम यहाँ पे किया होता, अगर अपन ने यहाँ पे कोई भी क्लेम किया होता तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता, पर अपने को यहाँ पे डाला नहीं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद अपने को और नीचे आना है। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर अपन ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो अपने को 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है। वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार 2.5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट होती है। 2.5 लाख के बाद की जो इनकम होती है उसमें 5% का टैक्स लगता है। तो 2.5 लाख से 5 लाख तक 2.5 लाख की जो इनकम बचती है उस पर 5 लाख उस पर जो 5% टैक्स बनता है 12,500 रुपये का बनता है। पर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रिबेट भी दे रखी सेक्शन 87A के अंडर, तो वो सेम रिबेट 12,500 की 12,500 का टैक्स बनता है। तो वहाँ पे सेटअप हो जाता है, अपने क्लाइंट को कोई टैक्स नहीं बनता अपना। तो जैसे यहाँ पे अगर मैंने 4,92,520 रुपये का प्रॉफिट दिखा रखा है तो पहले 2.5 लाख यहाँ पे एग्जेम्प्ट है, उसके बाद 2.5 लाख के बाद जो भी पैसा बच गया उस पर 12,126 रुपये का टैक्स बन रहा था मेरा, जो कि सेक्शन 87A के अंडर मुझे रिबेट मिल गई मेरे क्लाइंट को। तो यहाँ पे सेम अमाउंट यहाँ पे सेटअप हो जाएगी। और फिर अपने को ऊपर जाना है और यहाँ पे आप साइड में आपके साइड में यहाँ पे क्लिक होगा कैलकुलेट टैक्स पे, आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। और अपना अगर यहाँ पे कोई भी टैक्स बन रहा होगा इसके बाद भी तो यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरे क्लाइंट का अभी कोई भी टैक्स पेंडिंग नहीं है, कोई भी टैक्स नहीं बन रहा। तो इसके बाद आप यहाँ पे आपके राइट साइड में एक जनरेट जेसन फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। और जो अपन ने फाइल एक्सट्रैक्ट की थी, जो फोल्डर अपन ने एक्सट्रैक्ट किया था उसमें अपना एक जेसन फाइल ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया है। तो अपन वहाँ पे जाके चेक करते हैं। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे फाइल एक्सट्रैक्ट कर रखी थी, इसमें यहाँ पे आप देखिए ये ऑलरेडी फाइल एक बन गई है, जेसन फाइल यहाँ पे बन गई है। अब अपने को ये फाइल अपने को इनकम टैक्स पोर्टल पे अपलोड करनी है। तो अपन जाएंगे इनकम टैक्स पोर्टल पे, यहाँ पे अपन ई फाइल पे, फिर इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे अपने को असेसमेंट या 23-24 सिलेक्ट करना है, ITR ओरिजिनल है या फिर रिवाइज कर रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो अपन ने यहाँ पे सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है, मतलब अपन टाइम से जो अपनी ड्यू डेट है उससे पहले अपन फाइल कर रहे हैं, टाइम से अपन फाइल कर रहे हैं। तो यही सेम सेक्शन अपने को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ओरिजिनल रिटर्न वाला। और इसके बाद आप अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी को ऑडिट वगैरह कर रहे हैं तो ठीक है, वरना यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ITR सिलेक्ट करना है, ITR 4 यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे डायरेक्टली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद जो अपने जेसन फाइल यहाँ पे डाउनलोड की थी वो जेसन फाइल अपने को यहाँ पे अटैच करनी है। ये रही जेसन फाइल। अगर यहाँ पे अपनी सीट में कोई भी एक्सेल सीट में कोई मिस्टेक हुई होगी तो मिस्टेक अपने को यहाँ पे दिखा देगा। और अपना अगर अपनी कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी तो यहाँ पे डायरेक्टली आगे प्रोसीड कर लेगा। अब देखते हैं अपने कोई मिस्टेक अपने की है या नहीं की, इसके लिए अपने को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है तो मिस्टेक ही ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा देगा। ये तो कोई इनकम टैक्स की वैसे ही कोई प्रॉब्लम आई है, तो अपन ये दोबारा अपलोड करके देखते हैं।
मेरे यहाँ पे थोड़ा नेट का इशू, इस कारण से थोड़ा स्लो चलता है। तो आप ट्राई कीजिएगा आपके पास नेट अच्छा हो। और यहाँ पे देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। अपने को प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करके यहाँ पे अपने पास 3 ऑप्शन आते हैं। अपन 30 दिन के अंदर अपने की जो कॉपी है वो अपने को आगे भेजनी होती है ई वेरीफाई के लिए। अगर अपन वो भेज देते हैं तो ठीक है। इसके अलावा अगर अपन वो नहीं करते तो अपने को इंस्टेंट क्या करना है, एक जो अपना आधार ओटीपी जाएगा, जो अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा। अपने को सिंपली ओटीपी लेके फाइल कर देना है। अपने आईटीआर 4 में ये सेम ये बेस्ट ऑप्शन होता है आधार ओटीपी। इसके चक्कर में आप पड़े मत, क्योंकि अगर आप 30 दिन में आईटीआर 5 का कॉपी भेजना भूल जाएंगे तो अपने को दोबारा फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो आप उसका चक्कर रखिए मत। जो प्रीवैलिड बैंक अकाउंट इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ये आप करिए मत। आप बस सिंपली आधार ओटीपी क्लिक कीजिए और अपना ओटीपी दीजिए। यहाँ पे अपने को ये सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपने को ओटीपी नंबर के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करके अपने को आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स, यहाँ पे जनरेट आधार ओटीपी क्लिक करना है। और अपना जो ओटीपी है वो ओटीपी अपने को यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना, अपनी आईटीआर फाइल हो जाएगी। यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद अपने को सबमिट करना है। और ये आप देखिए आपकी जो आईटीआर है वो यहाँ पे फाइल होगी है। आप आईटीआर रिटर्न और जो अपनी रिसिप्ट है वो यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए अपने क्लाइंट को, या फिर अगर आप खुद की फाइल करें तो आप सेव कर लीजिए। अगर आप क्लाइंट की फाइलिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सेव कर लीजिए अपने हिसाब से। आपका जो भी फोल्डर है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए।